सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिकन सदर आजकल सऊदी अरब के दौरे पे है और इसराइल के हवाले से क्या उन्होंने सऊदी अरब को मशवरा दिया, फ़लस्तीन और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे साथ है इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से। खान साहब, बड़ा कामयाब दौरा नज़र आ रहा है। हाँ जी, अमेरिका के लिहाज से तो बहुत कामयाब है हुँ, और फ़लस्तीन के लिहाज से तो हम इसको कामयाब नहीं कह सकते कि इसलिए कि जो उम्मीदें आलम इस्लाम ने सऊदी अरब से मुतवक्के की हुई हैं कि फ़लस्तीन पर जो कुछ ज़ुल्म ढाया गया है पिछले अरसे के दौरान, उसका कुछ रास्ता पैदा किया जाएगा, उस तरफ तो अभी तक कोई ख़ास प्रोग्रेस अभी तक तो नज़र नहीं आई। हुँ। लेकिन ये है कि जो जैसा कि वो कह के ऐलान करके चले थे अमेरिकन सदर साहब के, उन्होंने सरमायाकारी के लिए वो ये दौरा कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब जा रहे हैं। लेकिन खान साहब, ये भी बात हुई है कि इसराइल के साथ सऊदी अरब अपने तल्लुकात अच्छे करे, उसे तस्लीम कर ले। आप समझते हैं आने वाले दिनों में ये चीज़ें सामने आ जाएँगी? देखिए, ये इसका तो उन्होंने खुल के इजहार किया है। जो हुँ, सऊदी अरब के कल के खलीज कौंसिल के इजलास में उन्होंने कि भाई अरब ममालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। हुँ, पहले भी उनका जो दौर था उसके अंदर भी इसराइल अरब ममालिक जो है उनके और इसराइल के दरमियान उन्होंने रास्ता बनाया था और अरब ममालिक ने बहुत सारे अरब ममालिक ने जो है वो इसराइल को तस्लीम किया था उस जमाने में भी। जी। अब दोबारा से उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि भाई हम चाहते हैं कि इसराइल और सऊदी अरब आपस में करीब आए, हुँ, बल्कि उन्होंने ये लफ्ज भी इस्तेमाल किए हैं कि हम इन दोनों को करीब लाने में कामयाब हो जाएंगे। हुँ, तो अगर सऊदी अरब करीब आ जाता है, सऊदी अरब जिन मुस्लिम ममालिक को बजट के अंदर इमदाद देता है, वो लाजी फिर सऊदी अरब के पीछे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पहले भी हमने ये देखा और अब भी हम यही देख रहे हैं कि भाई सऊदी अरब अगर तल्लुकात इसराइल के साथ बना लेता है, बात यह है कि किसकी बुनियाद पे बनाए जाते हैं। हुँ, अगर तो फलस्तीनियों के खून के ऊपर बनाए जाते हैं, फलस्तीन के ऊपर जो हजर हो गया फलस्तीन का, उसको बालाए ताग रखते हुए एक साइड पे रखते हुए इसराइल के साथ तल्लुकात बनाए जाते हैं, तो वो फिर हमें कम से कम मुसलमान ममालिक को कबूल नहीं होंगे, या ये कह लें कि मुसलमान ममालिक के अवाम को कबूल नहीं होंगे। हुँ, जो हुक्मरान है वो तो सारे के सारे अमेरिका की झोली में है या सऊदी अरब की झोली में है, लेकिन अवाम बाहर एक राय रखते हैं और उनको वो कबूल नहीं होंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर अभी तक हमें कोई ऐसी खुशखबरी नहीं मिल सकी जिससे हम तवक्को रखें कि हाँ इसराइल को भी दबाया जाएगा या इसराइल फलस्तीन को हकूक देने पर तैयार हो जाएगा। ऐसी अभी कोई बात कम से कम मेरी नजरों से नहीं गुजरी। जरूरी नहीं कि मैंने सब कुछ ही देखा हो, लेकिन जो सूरत हाल दरपेश है इसमें अमेरिकन पॉलिसीज जो है उसमें अमेरिका का हाथ ऊपर है और सऊदी अरब ने जो है वो हर बात जो है उनकी मानने की, सऊदी अरब की अमेरिका की मानने के लिए तैयार हो गया है। हुँ, अब जैसा कि ये देखें आपके उसमें जो जनवरी में कॉन्फ्रेंस होती है स्विट्जरलैंड के अंदर सरमायाकारों की, जी। उसके अंदर अमेरिका ने ये मुतालबा किया था कि हम चाहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो 1 ट्रिलियन यूरो जो है वो वहां तक पाकिस्तान में, नॉट पाकिस्तान में, 1 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका के अंदर सरमायाकारी करे। जी। इसके जवाब में सलमान बिन मोहम्मद ने ये बात कही थी कि हम ये तो यकीन दिलाते, हम समझते हैं कि आइंदा 4 साल में 600 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी सऊदी अरब जो है वो वहां करेगा। हुँ, लेकिन आप देख लें कल का जो उनका है उसके अंदर उन्होंने 142 बिलियन डॉलर्स की डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं। हुँ, इसके अलावा 20 बिलियन डॉलर का जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा सऊदी अरब। और इसके अलावा भी उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा मुआहदे हैं जिनके ऊपर जो है वो साइन किए गए हैं। 3.5 बिलियन जो है वो एयर टू एयर मिसाइल जो है फाइटर जेट्स, उसके लिए भी सरमायाकारी जो मतलब सऊदी अरब खरीदेगा। हुँ, तो वो इस लिहाज से तो उनका दौरा कामयाब है और इसकी पहले से बड़ी तैयारी थी। जो कुछ हम ये समझते हैं कि रेड कार्पेट नहीं दिया गया, वो एक किस्म की हमारी मिस इन्फॉर्मेशन थी। हुँ,
हुआ ये है कि जो जिस कलर की उन्होंने टाई पहननी थी अमेरिका के सदर साहब ने, उस कलर के जो है वो कारपेट्स उनके लिए सऊदी अरब में बिछाए गए हैं उनके इस्तकबाल के ऊपर। और सफेद घोड़े जो है वो उनकी लेमोजीन के दाएं बाएं और पीछे जो है वो चलते रहे हैं। इस किस्म का इस्तकबाल जो है वो उनको जबरदस्त दिया गया है। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो पहला दौर था उसमें उन्होंने एक धमकी दी थी सऊदी अरब को कि दुनिया में ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के बगैर एक हफ्ता भी नहीं चल सकते और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये ट्रम्प साहब ने कहा था। इसके बाद सऊदी अरब फौरी तौर पे उनके आगे झुक गया था और वो झुकाव को थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए गैप पड़ा जब जो बाइडेन का दरम्यान का जो अरसा है उसके अंदर जो एक सऊदी सहाफी को कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था, जमाल खिलजी एक है इस का नाम था उसका। उसके बाद से अमेरिका के तल्लुकात में थोड़ी सी खिंचाव आया था, लेकिन अब फिर दोबारा जब जो बाइडेन के आने के साथ ही पहले वाले तल्लुकात जो हैं वो उनके दोबारा बहाल हो गए हैं और नजर यही आ रहा है कि वो 1 ट्रिलियन लेने में कामयाब हो जाएंगे सऊदी अरब से। और सऊदी अरब वो मुल्क है जो दूसरे ममालिक को, जैसे पाकिस्तान गरीब ममालिक को भी अगर उसको 1 बिलियन देना पड़ा है किसी इमदाद के तौर पर, तो उसके लिए भी उन्होंने वो नकद नहीं दी बल्कि पाकिस्तान के बैंकों में वो रकम रख दी कि चले हम 1 बिलियन आपके बैंक में रख देते हैं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज को सहारा रहे, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं हुए। और 1 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका की झोली में जो है वो फेंकने के लिए तैयार है। हाँ सर, शाम के बारे में भी बातचीत हुई है कि वहां पे चाहते हैं कि वो लोग दोबारा अच्छी जिंदगी गुजारें। आप समझते हैं इसमें शाम पर जो पाबंदियां लगाई थी अमेरिका ने वो उन्होंने उठा ली है। ये सही बात है कि उन्होंने शाम के बारे में इतनी उसका झुकाव ये कि वहां पर अब पहले रशियन हुकूमत थी, अब जो हुकूमत नई आई है उसको प्रो अमेरिकन बनाने के लिए ये कदम उन्होंने उठाया गया कि पहले स्टेप के तौर पर उन्होंने शाम पर जो पाबंदियां लगाई थी वो खत्म कर दी है। और शाम भी आप देख लेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता प्रो जो सऊदी अरब है उसकी पॉलिसी इख्तियार करेगा, क्योंकि शाम को चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए जो पैसा उन्हें मिलना है वो सऊदी अरब से उन्होंने लेना है। और लाजी फिर जब जहां सऊदी जाएगा वहां फिर अमेरिकन पॉलिसी जो है वो साथ जाती है। इस लिहाज से शाम के ऊपर भी अब एक किस्म का कब्जा जो है वो अमेरिकन का ब्लॉक में चला जाएगा। और जो देखने की बात यह है कि जो यमन है उसके लिए उनका लहजा अभी तक उसी तरह सख्त है। जो 2 मीटिंगें ईरान के साथ की थी उन्होंने, उसके बाद हम समझे थे कि शायद इनमें कोई नरमी तब्दीली पैदा हो जाएगी ख्यालात के अंदर, लेकिन तीसरी मीटिंग भी उनकी कैंसिल हो गई ईरान के साथ। और वही सख्त लहजा जो उन्होंने इख्तियार कल भी किया है ईरान के मामले में। वो कह यही रहे हैं कि हम ईरान के लिए नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, वो उनके से ईरान के सामने रखेंगे और ईरान को पॉलिसी जो है माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेगा तो उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये उनकी कल की तकरीर से जो है वो नतीजा निकलता है। खान साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि सऊदी अरब के पीछे सब इस्लामी ममालिक को चलना पड़ेगा, तो पाकिस्तान भी फिर वही करेगा जो सऊदी अरब करेगा? अभी वही कर रहा है जो पहले कौन सा वो हट के कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी जो मुल्क दूसरों की इमदाद पे चलते हैं उनकी कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं होती और इन्हीं हालात से पाकिस्तान भी गुजर रहा है। नहीं तो अवाम तो बड़े सख्त खिलाफ इस चीज़ के कि इसराइल के साथ जो खुफिया दौरे भी होते रहे, तो पाकिस्तानी अवाम आराम से बैठ जाएगी। देखिए, अवाम की कौन पूछता है? जहाँ ताकत के जिन लोगों के हाथों में है, जिन लोगों ने मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने मुल्क को लेके चलना है, वो अवाम की राय नहीं सुनते। वो अपनी जो उनकी पॉलिसी लेके वो चल रहे होते हैं, जो दूसरी दुनिया की पॉलिसी के साथ मजबूर होकर बनानी पड़ती है, उसी को लेके चलते हैं। अवाम की थर्ड दुनिया, तीसरी दुनिया के अंदर अवाम की पॉलिसी नहीं चला करती। अच्छा, आप समझते हैं कि फ़लस्तीनियों को अभी और कुर्बानी देनी पड़ेगी? ये कोई मसला हल होने वाला नहीं? देखिए, मसला तो ये हल होने वाला, अभी बज़ाहिर हालात ऐसे नजर आते हैं कि मसला हल होने वाला नहीं है, लेकिन उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। वक्त है कि जब तक कोई तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज नहीं उठाएंगे,
उस वक्त तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा और फ़लस्तीनियों को जो है ये सख्त वक्त जो है मज़ीद देखना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी तादाद में जर्मनी में और दूसरे ममालिक में भी, लेकिन सबसे बड़ी तादाद में तो जर्मनी में शाम के लोग मौजूद हैं। जैसी पाबंदियाँ उठाई गई हैं, आप समझते हैं कि यहाँ से भी उनको वापस भिजवा दिया जाएगा कि अपने मुल्कों में जाओ? देखें, दो किस्म की कैफियत इनमें है कि भाई जो यहाँ सेटल हो गए हैं जर्मनी में या यूरोप के दूसरे ममालिक में, वो तो शायद वहां का रुख ना करें, या वो लोग जो शाम में बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे और अब भी यहाँ पर एक महाजर की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनमें यकीन ऐसे लोग मौजूद होंगे जो वापस जाने को तरजीह देंगे। तो वो लोग शायद वापस चले जाएं, लेकिन जो बड़ी तादाद आके यहाँ सेटल हो गई हुई है, मैं नहीं समझता कि उनमें से लोग वापस जाने के लिए भी तैयार होंगे। 10% होगी जो यकीन वापस चली जाएगी, लेकिन अक्सरियत जो सेटल हो गया जिस मुल्क के अंदर वहीं का होकर रह जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान की तरफ आते हैं। ये इसराइल ने ऐसे हथियारे अब इंडिया को दिए हैं, F-35 शायद उनका नाम है, अगर मुझे गलती नहीं लग रही। तो अचानक ये इसराइल ने ये हथियारे दिए हैं, कोई दोबारा इंडिया हमला करेगा अब या आराम से बैठ जाएगा? क्योंकि मोदी साहब की तकरीरें आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, वो तो बड़े गुस्से में है। देखें, उनका गुस्सा इसलिए है कि उनके अवाम की तरफ से बड़ा रद्द-ए-अमल देखने में आया है। एक पूरे भारत की तरफ से जो वीडियोस वगैरह चल रही हैं, उसके अंदर काफी अवाम वहां के गुस्से में है कि जो मीडिया ने वहां पर झूठ बोला है, जिस किस्म की कामयाबियां बताई गई हैं, उस किस्म की कामयाबियां उनको इस जंग में हासिल नहीं हुई, और उसकी वजह से मोदी की पोजीशन जो है वो खराब हुई है। और उस पोजीशन को बहाल करने के लिए मोदी साहब अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इस वक्त एक तरफ मोदी अपना गुस्सा निकाल रहा है, एक तरफ अवाम अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन सरेदस जो जो हालात हैं वो यही बताते हैं कि अभी दोनों ममालिक जो है वो जंग लड़ने या जंग करने की फेवर में नहीं है, बल्कि जो कुछ हो गया है उसको एनालिसिस करने में दोनों ममालिक की फौजें भी और दोनों ममालिक की हुकूमतें भी इस वक्त मसरूफ है, और नई लड़ाई के मूड में दोनों नहीं है, ना ऐसे हालात में अफोर्ड कर सकते हैं ये दोनों ममालिक ये दोबारा जंग की तरफ जाए। लेकिन इक्का दुक्का हमले तो हो रहे हैं, कभी कोई ड्रोन कहीं लाहौर एयरपोर्ट भी कल इतला मिली और भी जगह पे, तो इसी तरह हालात चलते रहेंगे कि अब प्रॉब्लम ये खासा यहाँ पे कि जब तक दोनों मुतमिन नहीं, इतमाद नहीं, तो ये तो फिर बड़ी खतरनाक फजा कायम हुई है। नहीं, जब सेक्टर कमांडरों की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, प्रोसीजर जो है पूरे तौर पर शुरू हो जाएगा, तो ये छोटे मोटे ड्रोन हमले वगैरह ये भी बंद हो जाएंगे। तो ये आप समझते हैं कि मोदी साहब की अब सियासत जो है उसको जो दचका लगा है बगैर लड़ाई के वो बहाल कर सकेंगे? बजाय तो मुश्किल ही लगता है और ना ही बहाल होना चाहिए, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान के लिए जो हम माजी में देखते हैं, जो कांग्रेस की हुकूमत है वो इनसे बेहतर है मोदी साहब से। अच्छा, आखिर एक बड़ा अहम सवाल है, एक खतून पायलट की वीडियो चली थी और बाद में DGI SPR ने कहा कि ये पायलट हमारे पास नहीं है। आप समझते हैं कि सही उन्होंने फरमाया? क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया पे खबर चली है कि ये मुआहदा हुआ है कि खामोशी से उसे वापस दे दो, तमाशा ना बने, उसे मीडिया पे ना दिखाया जाए। आज साहब हमें तो उसी पे यकीन कर रहे हैं जो ISPR वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो वो बयान दे रहे हैं। अब बाकी तो जो कुछ है वो सोशल मीडिया की कहानियां हैं, उसके ऊपर बिलीव करके तो हम कोई फैसला नहीं कर सकते। जी चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, फ़लस्तीन जो मुझे जो खान साहब ने भी कहा, मैं इसीलिए खान साहब से सवाल किया, उनके लिए अभी और भी मुश्किल दिन आने हैं, और वहाँ पे जो तस्वीरें देखी जा रही है आप सोच नहीं सकते, इतनी खौफनाक है। लोगों में दिलचस्पी नहीं है, पब्लिक कोई उसकी तरफ दिलचस्पी भी नहीं ले रही। ये एक खौफनाक मंजर है, कोई एहसास नहीं, कोई ये नहीं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। जहाँ तक ये अमीर ममालिक है, सऊदी अरब है या अमेरिका बहादुर है, तो इनकी नज़र में वो कीड़े मकोड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं। उससे किसी को कोई, मेरा नहीं ख्याल है इन ममालिक को अगर फ़र्क पड़ता होता तो वहाँ पे अभी तक सबसे बात ही वहाँ से शुरू करते कि पहले फ़लस्तीन पे बात करें, फिर आते हैं बिज़नेस की तरफ। मगर इस तरह की कोई बात है जो वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आई। मोदी साहब वो बेचारे अब
बुकला गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। और ये मैं बता दूं, खान साहब ने तो कहा कि दोनों ममालिक इस पोजीशन में नहीं, मगर इस तरह का बंदा और ख़तरनाक हो जाता है जितनी देर उसके पास ताकत है। वो चाहता है कि या मैं नहीं या तुम नहीं, और अपनी सियासत बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये भी मैं आपको इतला दे रहा हूँ। ये ना समझे कि कोई अमन की तरफ दोनों ममालिक जा रहे, इंडियन जो पब्लिक है वो नहीं जाने देगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।